चलिए दोस्तों, तो आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर का एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स का ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसमें हम बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। आप लोग जैसा कि मुझे जानते हैं, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर कुमारी मायावती गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज भागलपुर गौतम बुद्ध। तो सब्जेक्ट के बारे में जो हम जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उस सब्जेक्ट की हिस्ट्री क्या रही है इंडिया में, यानी कि हिस्ट्री ऑफ टैक्स इन इंडिया। फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सर जेम्स विल्सन इन 1860। तो 1860 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया सर जेम्स विल्सन ने इनकम टैक्स को इंडिया में। In 1886 सेपरेट इनकम टैक्स एक्ट वाज पास्ड, और उसके 16 साल के बाद, 26 साल के बाद हमारा सेपरेट इनकम टैक्स एक्ट इंडिया में पास हो गया। In 1918 a न्यू इनकम टैक्स एक्ट वाज पास्ड। 1918 में फिर से एक इनकम टैक्स एक्ट पास किया गया, लेकिन 4 साल के बाद ही उसे चेंज कर दिया गया। एंड अगेन इन 1922 इट वॉज रिप्लेस्ड, यानी कि वो रिप्लेस कर दिया गया। करेंटली अगर हम करंट की बात करते हैं, करेंटली इनकम टैक्स एक्ट 1961 हैज बीन वर्किंग विद इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल 1962। और अगर एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं हम, दिस एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, बहुत सारे एक्ट हमारे जे.एंड.के में पास नहीं होते हैं, लेकिन ये जो एक्ट है हमारा, ये जम्मू और कश्मीर में भी लागू होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स। किसी भी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमें उसके ऑब्जेक्टिव्स नहीं पता है, तो इसका मतलब उस सब्जेक्ट के बारे में हमारी नॉलेज कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जानेंगे। तो ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इनकम ऑफ गवर्नमेंट। तो बहुत आसान सा ऑब्जेक्टिव है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि गवर्नमेंट की अगर हम इनकम की बात करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम टैक्स होता है। अगर आप बजट वगैरह देखें, तो आप देखेंगे उसमें कि यार, उसमें जो है गवर्नमेंट की इनकम का 60 to 80% पार्ट तो गवर्नमेंट को बजट इससे ही मिलता है, टैक्स से ही मिलता है। तो इसका मतलब जो टैक्सेशन है, ये एक गवर्नमेंट की इनकम का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। नेक्स्ट आता है टू रेगुलेट एंड कंट्रोल। अब गवर्नमेंट के लिए जो टैक्सेशन है, ये रेगुलेशन और कंट्रोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हथियार होता है। गवर्नमेंट इसके कंजम्पशन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट सबको कंट्रोल कर लेती है किसी के लिए। अब सपोज करिए कि गवर्नमेंट को जो लीकर है वो ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, उस पर कंट्रोल करना है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस पर टैक्स के रेट बढ़ा देगी। तो टैक्स के रेट बढ़ा देगी तो वो चीज महंगी हो जाएगी, महंगी हो जाएगी तो पब्लिक उसे कम से कम खरीदेगी, है ना। ऐसे ही इंपोर्ट पे अगर कभी गवर्नमेंट चाहती है कि इंपोर्ट घटे, इंपोर्ट घटेंगे तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उनका टैक्स बढ़ा देगी, महंगी हो जाएगी चीज, आप कम खरीदेंगे। एक्सपोर्ट गवर्नमेंट ज्यादा करना चाहती है, तो एक्सपोर्ट पे रेट क्या करती है गवर्नमेंट, कम कर देगी। कम कर देगी तो वो चीज सस्ती हो जाएगी, वो चीज ज्यादा सेल होगी, है ना। तो इसका मतलब रेगुलेशन और कंट्रोल, यानी कि रेगुलेट और कंट्रोल के लिए टैक्सेशन को यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के एलोकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब कोई रिसोर्स आपका ऐसा है जिसको आप चाहते हैं कि वो कम से कम यूज हो, उसका कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो रहा है, आप उस पर टैक्स रेट बढ़ा दीजिए, अपने आप गवर्नमेंट उसे कम, गवर्नमेंट जब उसे बढ़ा देगी तो जो उसका कंजम्पशन है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी इसका एक बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी, ये तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये आपको समझना है कि टैक्सेशन बेसिकली करता क्या है। जो समाज में
इनइक्वालिटी है, कंट्री में जो इनइक्वालिटी है उसको रिड्यूस करने का काम करता है। अब कितनी रिड्यूस हो पाती है, कितनी नहीं रिड्यूस हो पाती है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन इसका जो एक टैक्सेशन का एक ऑब्जेक्टिव है वो हम यही करते वो हम कहते हैं कि रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी है। देश में किसी भी कंट्री में इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, अमीर बहुत ज्यादा अमीर और गरीब बहुत ज्यादा गरीब नहीं होने चाहिए, तो जो रिडक्शन है उसका काम करती है ये आपका टैक्सेशन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप करना है तो जो आपका टैक्सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके से होता है जिस कंपनी में टैक्सेशन को कंट्रोल करते हैं। यानी कि टैक्सेशन डायरेक्टली रिलेटेड किससे हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और कंट्रोल ओवर प्राइसेस, अगर आप प्राइसेस को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप जो है इनकम टैक्स टैक्सेशन का यूज करते हैं। टैक्स बढ़ा दीजिए प्राइसेस पे तो उसका कंजप्शन बढ़ जाएगा। अगर आप प्राइसेस पे टैक्स कम कर देंगे तो उस प्राइस, अब सोचिए सपोज करें कंट्रोल ओवर प्राइसेस, प्राइसेस के ऊपर कंट्रोल, प्राइसेस के ऊपर कंट्रोल कैसे होगा, अगर हमने किसी चीज पे टैक्स कम कर दिया तो जो उसका प्राइस है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और अगर आपने टैक्स का रेट बढ़ा दिया तो जो प्रोडक्ट है उसका रेट बढ़ जाएगा। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे टैक्सेशन के। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों। तो अब हम लेते हैं इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर। आप लोगों के जो सब्जेक्ट है सेकेंड ईयर में वो है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स अगर अच्छी तरीके से समझना है, उसे जानना है, तो आपको पहले अपने इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर को समझना है। तो इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर को समझने के लिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान सी चीजें हैं इसमें। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी कुड डिवाइड इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर इनटू 2 पार्ट्स। आराम से समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड अदर वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर है वो 2 भागों में बटा हुआ है। पहला कौन सा है, फर्स्ट वन इज डायरेक्ट टैक्स, देखिए डायरेक्ट टैक्स है, और अदर वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो 2 पार्ट्स में ये बटा हुआ है। अब हम पहले समझते हैं डायरेक्ट टैक्स को कि डायरेक्ट टैक्स क्या चीज है। A direct tax is that tax which is borne by the person on whom it is levied। बहुत आसान सी बात है कि डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो जिस व्यक्ति पे लगाया जाता है उसी के द्वारा वो बॉन्ड किया जाता है, उसी के द्वारा उसका पेमेंट किया जाता है। यानी कि वो उस टैक्स को जो है उस टैक्स के बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकता, है ना। तो क्या क्या चीज इसमें इंपॉर्टेंट हो गई अगर हम देखें तो हम इसमें 2 चीजें कह रहे हैं। देखिए कि एक तो ये बॉन्ड और जो दूसरी है ये लेवी, यानी कि सेम पर्सन होगा, जिस पर लगाया गया है वो ही बॉन्ड करने होगा, है ना। डायरेक्ट टैक्स इट कैन नॉट बी शिफ्टेड, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैन नॉट बी शिफ्टेड, आप इसे शिफ्ट नहीं कर सकते। जो मेरा टैक्स है वो मैं पेमेंट करूंगा, जो आपका टैक्स है वो आप पेमेंट करेंगे, ये शिफ्ट नहीं किया जा सकता, है ना। The plans and policies of the direct tax are being recommended by CBDT, Central Board of Direct Taxes। अगर हम रूल्स प्लान पॉलिसीज की बात करते हैं तो ये जो है आपका CBDT ये सारे रूल्स और रेगुलेशंस के बनाते हैं। CBDT वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये देखिए ये जो काम किसके अंडर में करता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काम करता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। आई थिंक आपको ये थोड़ा डायरेक्ट टैक्स अब आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअली में डायरेक्ट टैक्स हमारा क्या है। टैक्स के बाद हम आते हैं कितनी तरह के डायरेक्ट टैक्स होते हैं, टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो डायरेक्ट टैक्स के टाइप्स की बात करें हम तो ये कई तरीके के हो सकते हैं। नंबर 1 आता है इनकम टैक्स। देखिए अब जो पढ़ना है इसका मतलब आपको डायरेक्ट टैक्स ही पढ़ना है। डायरेक्ट टैक्स में सबसे पहला है इनकम टैक्स।
सेकेंड वन इज वेल्थ टैक्स। इनकम टैक्स इनकम के ऊपर लगाया जाता है, चाहे आपको इनकम कहीं से भी कमा रहे हैं, डिटेल में हम पढ़ेंगे, वो आपका इनकम टैक्स हो गया। सेकेंड वन इज वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स क्या होता था कि पूरी वेल्थ, आपके पास गाड़ी, मकान, जायदाद, उन सबके ऊपर जोड़ के लगाया जाता है, वो वेल्थ टैक्स होता है, पूरी वेल्थ के ऊपर। इसी टाइप से प्रॉपर्टी टैक्स होता है और इसी टाइप से कॉर्पोरेट टैक्स होता है। अब देखिए, मैंने इसमें 4 टैक्स बताया आपको कि इनकम टैक्स होता है, आपका वेल्थ टैक्स होता है, प्रॉपर्टी टैक्स होता है और कॉर्पोरेट टैक्स होता है। इसमें मैंने एक को ग्रीन से दिखाया हुआ है, इनकम टैक्स। आप लोग बता सकते हैं क्यों इस टैक्स को मैंने ग्रीन से क्यों दिखा रखा है, इस टैक्स को ग्रीन से। बाकी अगर आप देखें तो मैंने इन सबको ब्लू से दिखा रखा है, और जानते हैं क्यों? वो इसलिए कि ये सारे के सारे टैक्स अब एलिमिनेट कर दिए गए, अब ये टैक्स बचे ही नहीं। अब हमारे सामने जो टैक्स बचा हुआ है वो सिर्फ इनकम टैक्स बचा है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स का मतलब इनकम टैक्स, और वो ये आपके सिलेबस में है, तो यही वाला टैक्स हमें पढ़ना है। चलिए, अब हम इसकी मेरिट्स पे आते हैं डायरेक्ट टैक्स की, यानी कि इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है डायरेक्ट टैक्स के, है ना। तो फर्स्ट है प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। तो इसको हम प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं, और ये जो उस प्रिंसिपल पे काम करता है, इक्वालिटी के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसमें होता क्या है कि जो लोग अमीर होते हैं उन पे टैक्स ज्यादा लगाया जाता है, और जो लोग गरीब होते हैं उनसे टैक्स कम लिया जाता है, और जो बहुत ज्यादा गरीब होते हैं उनसे हम टैक्स लेते ही नहीं। यानी कि डायरेक्ट टैक्स का आप मेरिट्स देखें, इसके एडवांटेज देखें, तो ये अमीर को ज्यादा अमीर नहीं बनने देता, गरीब को ज्यादा गरीब नहीं रहने देता है ना। तो जो टैक्स वो कैसा प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। सेकेंड वन इज कलेक्शन इज नॉट मच एक्सपेंसिव। जो कलेक्शन का प्रोसीजर है वो इस टाइप से बना दिया गया है कि कलेक्शन कलेक्ट करने में गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं, ऑटोमेटिकली कलेक्शन होता है। सर्टेनिटी है, सर्टेनिटी का मतलब जो टैक्स रेट है वो सारे के सारे निश्चित है, यानी कि सर्टेनिटी का मतलब ऐसा नहीं है कि टैक्स रेट जो है वो एक पर्टिकुलर ईयर के लिए पता ना हो, जो टैक्स रेट है वो बिल्कुल सर्टेन होते हैं, है ना। इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब क्या होता है? इलास्टिक का मतलब बढ़ाना घटाना, है ना। तो गवर्नमेंट अपनी रेवेन्यू को आराम से बढ़ा और घटा सकती है। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि अपना बजट कम करना है तो टैक्सेशन के रेट कम कर देती है, और अगर बढ़ाना है तो टैक्स के रेट को इलास्टिक कर सकती है, बढ़ा सकती है, मतलब बढ़ाना घटाना आराम से हो सकता है डायरेक्ट टैक्सेशन। कंप्यूटेशन इज वेरी सिंपल। देखिए कितना आसान सा पॉइंट है, इसको कंप्यूट करना बहुत सिंपल है। क्यों? क्योंकि आप तो देखिए बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को सारे रूल रेगुलेशन बताए जा रहे हैं, लेकिन ये जो इनकम टैक्स है ये तो सबको देना पड़ेगा, तो इसलिए गवर्नमेंट रूल्स इस टाइप के बनाती है कि हर आदमी आराम से इसे कंप्यूट कर सके। कैलकुलेशन, इसको कंप्यूट करना, कैलकुलेट करना, इसको बहुत आसान रखा गया है। कन्वीनियंस, आपके लिए कन्वीनियंट होता है पे करना। अगर आपकी सैलरी की इनकम है तो क्या होता है, आपका ओनर जो है, आपका जो एक तरीके से जो आपका एम्प्लॉयर है वही काट लेता है, तो बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट रखा गया है इसको, है ना। तो ये कुछ मेरिट्स थे हमारे डायरेक्ट टैक्सेस में। आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, डीमेरिट्स पे, यानी कि लिमिटेशंस अगर पूछी जाती है आपसे डायरेक्ट टैक्सेशन की, इसकी कमियां पूछी जाती है। सबसे पहली चीज ये अनपॉपुलर, इसे ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली हुई है, और ये वाला टैक्स हम कहते हैं ये अनपॉपुलर। इवेजन ऑफ टैक्स। सेकेंड, इवेजन का मतलब समझते हैं? इवेजन का मतलब चोरी करना। ये जो इवेजन वर्ड आ रहा है, छुपाना, चुराना, है ना। ये जो है टैक्स को छुपाना, है ना, या चुराना भी बोलते हैं, ठीक है, या हम इसे छुपाओ उसका, यानी कि टैक्स को छुपाना बोलते हैं। तो ये आसानी से हो जाता है। कैसे हो जाता है बताइए? अब देखिए, कायदे में आपने अपना मकान किराए पे उठाया, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको बताना चाहिए, आपको रिटर्न में इनकम दिखानी चाहिए। कितने लोग दिखाते हैं? इसका मतलब वो आपने इनकम को छुपा लिया, यानी कि टैक्स को
टैक्स का इवेजन हो गया। तो डायरेक्ट टैक्सेशन में क्योंकि आपको ही पे करना है, आपके ऊपर ही लगाया जा रहा है, मैंने ये बताया इसके मेन्स में, तो इसमें होता क्या है, हम टैक्स को छुपाते हैं, हम टैक्स को कम बताते हैं, हम टैक्स की चोरी करते हैं, है ना। तो ये इसके डिसएडवांटेज में आता है, डिमेरिट, बहुत बड़ी डिमेरिट है। डिफिकल्टीज रिगार्डिंग पेमेंट, इसकी पेमेंट के रिगार्डिंग भी डिफिकल्टीज भी है। सैलरी में तो मैंने बताया आपको कि आपका एम्प्लॉयर काट लेगा, मगर बहुत सारी जगह में क्या होता है, आपका हाउस प्रॉपर्टी में आपका इनकम हो रही है, आप सोचते हैं टैक्स कहाँ जमा करूँ मैं, है ना, कहाँ पेमेंट करूँ मैं। बिजनेसमैन होते हैं वो सोचते हैं मैं इनकम कहाँ पेमेंट करूँ, पता ही नहीं है, तो उसमें पेमेंट के रिगार्डिंग बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। अनइकोनॉमिकल, ये इकोनॉमी के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता, अनइकोनॉमिकल टैक्सेशन के उसमें आता है। हिंड्रेंस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, तो कैपिटल फॉर्मेशन करना चाहते हैं उसके लिए भी ये बाधा बनता है। आप आसानी से कैपिटल फॉर्मेशन नहीं कर पाते अगर टैक्स रेट बहुत ज्यादा हो, लोग परेशान हो जाते हैं, कहते हैं सारा तो टैक्स में चला जाता है ना। नैरो बेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए नैरो बेस, नैरो बेस का मतलब जो डायरेक्ट टैक्स है वो बहुत कम लोग देते हैं, है ना, लेकिन आपको मशीनरी इतनी लगानी पड़ती है उनको कलेक्ट करने में, है ना। तो यानी कि बेस जो है, जो लोग पेमेंट कर रहे हैं एक्चुअली, वो बहुत कम है, बहुत थोड़ा है, इसीलिए हम कहते हैं बेस इसका नैरो। अब इसके बाद हम बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। इनडायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें, एन इनडायरेक्ट टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन वन पर्सन बट पेड पार्टली और होली बाय अनदर। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात कह दी है कि इम्पोज्ड ऑन वन पर्सन, एक पर्सन पे ये इम्पोज किया गया, एक पर्सन के ऊपर ये लगाया गया। क्या पेमेंट भी उसी ने किया? पेमेंट किया किसी दूसरे आदमी ने। कितना अजीब सा टैक्स लग रहा है ये, लेकिन दोस्तों यही है इनडायरेक्ट टैक्स की खूबसूरती, कि जिस पर ये लगाया जाता है उस आदमी को पेमेंट नहीं किया जाता, जो उसका पेमेंट है वो दूसरा आदमी कर देता है। बताइए, जैसे अब एग्जांपल लेते हैं कि आपने कोई चीज परचेज करी मार्केट से, आप गए और आपने कॉपी परचेज करी, है ना, आपने लिए एक कॉपी खरीदी, एक पेन खरीदा, ठीक है। जब आपने कॉपी और पेन खरीदा तो एक्चुअली में क्या हुआ कि उसके ऊपर टैक्स का भी आपने पेमेंट कर दिया, है ना। अब अगर इस चेन को आप समझें, इस चेन को अगर आप समझें, एक्चुअली में हुआ क्या, वो टैक्स जो था वो मैन्युफैक्चरर के ऊपर लगाया गया, है ना। यानी कि जो टैक्स जो लगाया गया वो लगाया गया मैन्युफैक्चरर को। अब मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, उस टैक्स को जोड़ा उसके प्राइस में, और उस प्राइस को जोड़ने के बाद वो होलसेलर को सेल कर दिया, ठीक है। अब इस होलसेलर ने भी क्या किया, इसका मतलब इसने जो अपना टैक्स का पार्ट था वो शिफ्ट कर दिया, यही तो हम बात कर रहे हैं कि वो इम्पोज कर दिया दूसरे आदमी पे। पेमेंट तो इसने किया था लेकिन फिर इससे वसूल लिया। अब होलसेलर ने क्या किया, होलसेलर ने अपना माल रिटेलर को बेचा, है ना। होलसेलर ने क्या किया, अपना माल रिटेलर को बेचा। जब इसने अपना माल रिटेलर को बेचा तो इसने क्या करा कि जो उस गुड्स का प्राइस था और जो टैक्स था वो सारा का सारा इससे वसूल लिया। रिटेलर ने क्या किया, अपना सामान कंज्यूमर को दिया, कंज्यूमर का मतलब आपको दे दिया, और उसने वो टैक्स आपसे वसूल लिया। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो टैक्स का पेमेंट वास्तव में पहले किया किसने, मैन्युफैक्चरर ने, लेकिन वो हुआ किसकी तरफ से, बताइए, पेमेंट किसकी तरफ से हुआ एक्चुअली, कंज्यूमर की तरफ से, है ना। तो ये इसमें पेमेंट जो था वो पेमेंट किसने कर दिया, कंज्यूमर ने। इसका मतलब देखिए अगला वाला पॉइंट, द बर्डन ऑफ पेइंग टैक्स कैन बी शिफ्टेड। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई, शिफ्टेड। और शिफ्टेड किस पे हो रही है, थर्ड पर्सन पे, किसी तीसरे आदमी पे आप शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ देखिए मैन्युफैक्चरर ने शिफ्ट किस पे किया, होलसेलर, होलसेलर ने किस पे किया, रिटेलर, रिटेलर ने किस पे किया, कंज्यूमर, है ना। तो एक चेन हो गई जिसपे इन्होंने शिफ्ट करते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो इम्पोज किसी भी किया जाता है, पेमेंट कोई और करता है। दूसरी बात क्या देखें, ये शिफ्ट किया जा सकता है ना।
आई होप क्लियर हो गया होगा ये आपको। अब आगे बात करते हैं हम कि टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कितने तरह के होते हैं? तो अगर इनडायरेक्ट टैक्स के आप पार्ट देखेंगे, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी का नाम सुना होगा आपने, यही है वो, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सेकंड आता है कस्टम ड्यूटी। नेक्स्ट वन इज वैल्यू एडेड टैक्स। फोर्थ वन इज सर्विस टैक्स। फिफ्थ वन इज सेल्स टैक्स एंड लास्ट वन इज एक्साइज ड्यूटी। इतने तरह के इनडायरेक्ट टैक्स है हमारे यहाँ। आप देख रहे होंगे कि दो को तो मैंने ग्रीन से दिखा रखा है, एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि यह हो गया आपका जीएसटी, है ना, एक आपका हो गया कस्टम टैक्स, कस्टम ड्यूटी। इसके अलावा वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। अब देखिए सर्विस तो इसी में जीएसटी में ही चला गया, इसलिए सर्विस खत्म हो गया। सेल टैक्स जो है वो गुड्स में ही चला गया, इसलिए ये भी खत्म हो गया। और अब एक्साइज ड्यूटी भी खत्म और वैट भी खत्म। इसका मतलब ये है कि अब ये चारों चीजें हमारी खत्म हो चुकी हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स जिन्हें पढ़ना है, कायदे में तो इनडायरेक्ट टैक्स आपको आपके में है ही नहीं, आप तो इनकम टैक्स पढ़ेंगे, है ना, खाली बेसिक है, पहला लेक्चर है, तो मैं इसको बता रहा हूँ। जो भी लोग इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ जीएसटी और कस्टम ड्यूटी, इन दो चीजों को ही पढ़ेंगे, है ना। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा इनडायरेक्ट टैक्स। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है मेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। बेनिफिट्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, ये गवर्नमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू होती है उसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है ये वाला टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, मैंने आपको दिखाया यहाँ पर क्या होता है, बर्डन को आप शिफ्ट कर सकते हैं, है ना। अपना टैक्स दूसरा आदमी पर डाल दिया, दूसरा वाला तीसरे पर डाल दिया, तो ये होता है बर्डन को शिफ्ट कर सकते हैं। टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, आपने देखा नाम ही गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स पे भी लगेगा, सर्विस पे भी लगेगा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, गुड्स में और सर्विस में, है ना। गुड्स में तो कोई ना कोई सामान बेचा जाता है ना। जैसे आप गए और आपने जो है स्टेशनरी खरीदी, आपने बुक्स खरीदी, तो वो आपने क्या किया, आपने गुड्स लिया, उससे सामान लिया। सर्विसेज, सर्विसेज में सामान कोई नहीं दे जाएगा, लेकिन आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, है ना। जैसे कि आप ओला कैब करके गए, तो ओला कैब वाले से आप बैठे और आपने उससे क्या किया, उसने कोई सामान बेचा? उसने सामान नहीं बेचा, उसने सिर्फ सर्विसेज आपको दी, है ना। तो जो सर्विसेज होंगी या गुड्स होंगी, उन दोनों पे टैक्स लगाया जाता है इसमें। तो ये इसकी सेकंड मेरिट होती है इनडायरेक्ट टैक्स की। नो कास्केडिंग इफेक्ट, कास्केडिंग इफेक्ट होता है टैक्स के ऊपर टैक्स। इसमें इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाता, कास्केडिंग कोई इफेक्ट नहीं है। जीएसटी में उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। कन्वीनियंट है, कन्वीनियंट कैसे है, जब कोई सामान खरीदते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, एमआरपी, उसमें टैक्स जुड़ा हुआ है, तो आपके लिए कन्वीनियंट होता है पेमेंट करना, है ना। लेस इवेजन, इवेजन का मतलब क्या बताया मैंने, चोरी करना, छुपाना, जरूरत ही नहीं भाई। जब आप शिफ्ट करते जा रहे हो, होता क्या है इनडायरेक्ट टैक्स में, क्या होता है, आप टैक्स को शिफ्ट करते जा रहे हो, है ना। टैक्स को होलसेलर ने, मतलब मैन्युफैक्चरर ने पे तो किया, लेकिन उसे पता है कि मुझे तो उससे मिल जाना है ना, होलसेलर से मिल जाना है। होलसेलर ने क्या किया, रिटेलर से मिल जाना है, रिटेलर ने क्या किया, कंज्यूमर से मिल जाना है। अब कंज्यूमर तो अल्टीमेट कंज्यूम करने वाला है, वो तो कहीं से वसूलेगा नहीं, उसे पता ही नहीं होता कि मैंने टैक्स का भी पेमेंट कर दिया, है ना। तो इसमें टैक्स की जो चोरी होती है वो बिल्कुल ना के बराबर होती है। चलिए दोस्तों, अब इसमें हम लेके चलते हैं लिमिटेशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। लिमिटेशन का मतलब उसकी लिमिटेशन क्या है, उसकी डिमेरिट्स क्या है, उसकी डिसएडवांटेज यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स की डिसएडवांटेजेस क्या है, वो चीज हम देखेंगे। तो जब हम इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं, लिमिटेशन की बात करते हैं, सबसे पहला है रिग्रेसिव नेचर। रिग्रेसिव नेचर समझते हो आप लोग, क्या होता है रिग्रेसिव नेचर, बताइए। रिग्रेसिव नेचर, रिग्रेसिव नेचर का मतलब है कि जो ये टैक्स है आपका, ये अमीर और गरीब सब पे बराबर लगता है। ऐसा नहीं है कि
गरीब है तो उसे कम देना पड़े या ना देना पड़े, अमीर है तो उसे ज्यादा देना पड़े, ऐसा नहीं। अगर आप टूथपेस्ट खरीदने मार्केट में जाते हैं, जितने का अमीर को आदमी को मिलेगा उतने का ही एक गरीब आदमी को मिलेगा। यानी कि इसका नेचर अगर हम देखें तो इसका नेचर जो है वो रिग्रेसिव कहलाता है ना। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। लैक ऑफ पब्लिक स्पिरिट, पब्लिक स्पिरिट भी नहीं होती है इसमें। पब्लिक नहीं जानना चाहती कि एक्चुअल में कॉस्ट कितनी है, इसमें टैक्स कितना जुड़ा हुआ है, वो नहीं है इसमें। अलग अलग आप गए खरीदने के लिए, सामान खरीदने के लिए गए, आपने कहा कि भाई बिस्किट का पैकेट कितने का है, उसने कहा 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट है ग्लूकोज का, आपने 5 रुपए दिए, आपने बिस्किट ले ली। तो आप उसमें नहीं जानना चाहते कि इसमें कितना मैंने टैक्स दिया, इसकी कॉस्ट कितनी थी, इसका बढ़ना कुछ नहीं। तो इसमें पब्लिक स्पिरिट होती ही नहीं है। डिस्करेज सेविंग्स, सेविंग को डिस्करेज करता है। डायरेक्ट टैक्सेस में देखिए उसमें सेविंग को प्रमोट किया जाता है, क्योंकि सेविंग्स अगर आप करेंगे तो आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा। यहाँ पर उन सेविंग्स का कोई जिक्र नहीं होता है कि हाँ हमको सेविंग्स करेंगे तो क्या हमारे टैक्स पे कुछ फर्क पड़ेगा, नो, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसका मतलब ये जो है सेविंग्स को डिस्करेज करता है ना। इंक्रीज बर्डन ऑफ कंप्लायंस। अब अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स में जो मैंने बताया आपको रह ही 2 गए हैं, और अगर हम जीएसटी की बात करते हैं तो उसको कंप्लायंस करने का जो बर्डन है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उन डेट्स में आप नहीं पेमेंट करेंगे तो आपके ऊपर जो है पेनल्टी लगेगी, आपके ऊपर फाइन लगेगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स को कंप्लायंस करना भी बहुत ज्यादा बर्डन का काम हो गया। लेस प्रोडक्शन, टैक्सेशन के रेट ज्यादा होंगे तो वो एडवर्सली प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं, है ना। आपका प्रोडक्शन कम होता है, क्योंकि अल्टीमेटली जीएसटी का मतलब क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स में तो मैंने बताया 2 ही चीजें रह गई हैं, तो इंपॉर्टेंट है उसमें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो उसकी वजह से आपका जो प्रोडक्शन है वो। अब आता है आपका व्हाट वी हैव टू स्टडी इन टैक्सेशन। अब आ जाइए आप इनकम टैक्स में। आपको बिल्कुल इनडायरेक्ट टैक्स नहीं पढ़ना है। इनडायरेक्ट टैक्स तो मैंने आपको समझाने के लिए कि हमारा टैक्स स्ट्रक्चर क्या है, आपको पता हो कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, उसके बीच में उसके मेरिट्स क्या हैं, उसके डिमेरिट्स क्या हैं, वो सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, तभी आप बेहतर तरीके से इनकम टैक्स को जान पाएंगे, है ना। तो अब हम ये देख रहे हैं यहाँ पर कि इनकम टैक्स को पढ़ते समय हमको क्या क्या स्टडी करनी है, क्या क्या चीजें पढ़नी होंगी। तो उसमें आपको सबसे पहले तो इनकम टैक्स, अगर 1961 की बात करें तो वो क्या क्या चीज इंक्लूड करता है। एक तो इनकम टैक्स लॉ 1962 के, ये सारे पूरे का पूरा पढ़ना होगा आपको। बहुत सारे नोटिसेज आते हैं जो कि टैक्सेशन में इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, उन नोटिसेस को भी हमें ध्यान में देना होगा। सर्कुलर्स इशू कर किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो सारे सर्कुलर्स हम देखेंगे। कुछ एक्सप्लेनेशंस आती हैं, उन एक्सप्लेनेशंस को भी हम देखेंगे। और बहुत सारे कोर्ट केसेस होते हैं, उन कोर्ट केसेस को भी बीच बीच में हमें फॉलो करना होगा। तो ये सारी चीजें मिला के आपको इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना है। तो दोस्तों अगर मैं इनकम टैक्स एक्ट की बात करूं तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा यूजफुल सब्जेक्ट है। और आपको स्टार्टिंग से ही इसमें अगर आप इंटरेस्ट लेके करेंगे तो ये मेरा दावा है कि आप इसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। मार्क्स तो अनडाउटफुल आपके बहुत अच्छे आने वाले हैं। अगर आप पढ़ेंगे मेरे से तो मार्क्स तो कोई बात ही नहीं, मार्क्स तो आपके बहुत अच्छे आएंगे ही आएंगे। मैं नॉलेज की बात कर रहा हूँ आपकी, कि आपकी नॉलेज को भी मैं उस लेवल तक लेके जाऊंगा कि आप आराम से पूरे टैक्स को समझ सकें। पूरे टैक्स स्ट्रक्चर की तो हमने बात करी, अब तो इनकम टैक्स की बात करेंगे सिर्फ, यानी कि पूरे डायरेक्ट टैक्स को समझ सकें। उसमें कौन कौन से हेड्स होते हैं, उनकी इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है, कैसे डिडक्शन होती है, ओवरऑल टैक्स कैसे निकाला जाता है, सब चीजें आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो ये मेरा वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।